हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी आरओ की इस टेस्ट सीरीज में आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को 12 इससे पहले हो चुके हैं, सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं आपके सामने। अब देर ना करते हुए मैं क्लास की स्टार्टिंग करता हूं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इंसान की जो छाया है सबसे छोटी किस तारीख को होती है। क्या 25 दिसंबर को होती है, 21 मार्च को, 21 जून को या 14 फरवरी को। देखो, आपको पता होगा कि इंसान की छाया सबसे छोटी कब बनेगी, जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें सबसे अधिक लंबवत पड़ेंगी। यानी जब लंबवत किरणें पड़ेंगी सूर्य की, तो तभी तो होगी सबसे छोटी, और तिरछी पड़ेंगी तो सबसे लंबी होगी, याद रखना। देखो, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं, तो आपको पता होगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और ठीक उसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी 21 जून को तो इंसान की छाया सबसे छोटी उत्तरी गोलार्ध में होगी, कब, 21 जून को। और 22 दिसंबर को होगी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी छाया। ठीक है, तो इसमें उत्तरी गोलार्ध का ही पूछा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो याद रखना, 21 जून को इंसान की सबसे छोटी छाया होती है, 21 जून को दोपहर के टाइम में होती है। और इसके अलावा और भी बता दूं आपको कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, यही 21 मार्च ले लेना, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इस दिन विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यानी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और ये भी समझ सकते हो कि विषुवत रेखा पर अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो उसकी छाया सबसे छोटी होगी, याद रखना। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में होता है दिन और रात बराबर, और नहीं, दोनों ही दिन होता है। 21 मार्च को ही उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है। और 23 सितंबर को भी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सूर्य दिन और रात की अवधि वो दिन की समान होती है, याद रखना। दिन और रात की अवधि दोनों की समान होती है, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अब, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतपर्णी बादलों से बना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णी बादलों से बना है। यानी आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में बता दूं कि शुक्र ग्रह में वैसे तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तकरीबन वो कितनी पाई जाती है, 90 से 95% के करीब पाई जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें पूछा है कि उसके जो बादल बनते हैं उसमें घने बादल और पीतवर्णी बादलों में क्या अधिक पाया जाता है। तो याद रखना, इसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ये सबसे अधिक पाया जाता है शुक्र ग्रह के घने और पीतपर्णी बादलों में। शुक्र ग्रह भोर का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है इसको। और सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र ग्रह जो है, याद रखना, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। और आंतरिक ग्रहों में गिना जाता है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके अलावा बाहरी ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। 4 ग्रह आंतरिक हैं और 4 ग्रह बाहरी हैं, याद रखना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये तो हो गए आपके आंतरिक। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो गए बाहरी ग्रह, याद रखना। आगे देखते हैं अब, निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है। ऑप्शन में पूछा है कि सब जो गेहूं में रोग लगता है इसमें से कौन सा रोग है गेहूं का। क्या रस्ट रोग गेहूं में लगता है, ब्लास्ट लगता है या टिक्का लगता है। तो देखो, इसके बारे में अच्छे से समझ लो कि रस्ट रोग जो है गेहूं का लगने वाला है। इसके अलावा इसको गेरुई या रतुआ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। रस्ट रोग गेहूं में लगता है। और ये जो रस्ट रोग होता है ना, इसे 3 प्रकार से, 3 कलर के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कलर के हिसाब से 3 भागों में। किस तरह से, कलर के हिसाब से। कलर के हिसाब से कैसे, देखो, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। यानी एक तो होता है येलो रस्ट, एक होता है ब्राउन रस्ट और एक ब्लैक रस्ट। ये 3 प्रकार से बांटा जाता है इसको, रस्ट रोग को, इसके गेहूं के को। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गेहूं में जो बौनापन होता है वो किसकी वजह से होता है, गेहूं में बौनेपन का कारण क्या होता है। तो याद रखना, ये जीन होता है एक, और उसका नाम है नोरिन जीन। नोरिन 10 जीन है, नोरिन 10 जीन। ठीक है, याद रखना, नोरिन 10 ये जीन गेहूं में बौनेपन का कारण है। इसके अलावा गेहूं में जो रोग लगता है वो करनाल बंट के नाम से भी जाना जाता है। वो भी रोग लगता है करनाल बंट, ये गेहूं का ही रोग है, करनाल बंट। किसका है, गेहूं का। और मूंगफली में कौन सा रोग लगता है, मूंगफली में भी सिंपल है, देखो इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये मूंगफली का है, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग। ठीक है।
और खैरा रोग भी इम्पोर्टेंट है। खैरा किस में लगता है? खैरा धान में लगता है। इसके अलावा ब्लास्ट जो है ये आपके सामने, इसको झौंसा के नाम से भी जानते हैं, ब्लास्ट है, ये भी धान में लगता है। धान में ब्लास्ट या झौंसा या खैरा, ये तीनों रोग जो हैं ये लगते हैं। रेड राट यानी रेड राट रोग, रेड राट है, रेड राट, ये रोग कहाँ लगता है? ये गन्ने में लगता है। ठीक है, याद रखना, किस में? गन्ने में। तो ये सभी रोग हैं आपके सामने। एक कंडुआ रोग भी लगता है गेहूं में। कौन सा? कंडुआ। कंडुआ जो है ज्वार में भी लगता है वैसे तो, और बाजरा में भी लग जाता है ये कंडुआ। ठीक है, याद रखना। और ये मूंगफली का जो टिक्का है इसे आप अच्छे से समझ लेना, ये पूछा जा सकता है आपसे। जो गेहूं में लगता है ना उसको कंडुआ ही नहीं, अनावृत कंडुआ कहते हैं, याद रखना। वैसे तो ये रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? शोक दिवस को कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति है? तो याद रखना ये थारू जनजाति है, जो प्रमुख रूप से पाई जाती है उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले और कुछ उत्तराखंड में भी और नेपाल के क्षेत्र में भी पाई जाती है थारू जनजाति। और उत्तर प्रदेश में भी स्पेशली देखा जाए तो 5-6 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तरी ज़िले जो नेपाल से लगे हुए हैं, जैसे महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और ये लखीमपुर खीरी वगैरह, इनमें पाई जाती है। मैंने एक ट्रिक आपको पहले भी बताई थी कि जो नेपाल से लगे हुए ज़िले हैं उसके लिए मैंने अपने आप बनाई थी एक ट्रिक कि पीली खीर बावर्ची शांति से बनाता है और बलराम उसे सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ले जाते हैं। ठीक है, याद रखना ये नेपाल से सभी लगे हुए ज़िले हैं, जैसे पीली से हो गया पीलीभीत, खीर से हो गया लखीमपुर खीरी, बावर्ची से मैंने बनाया था बहराइच और शांति से श्रावस्ती, और बलराम से बलरामपुर बनाया था महाराजगंज और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये ज़िले थे सभी जो नेपाल से लगते थे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इन सभी को। अब देखो आगे देखते हैं इसमें कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन आपको छांटना है। जो जलोढ़ मिट्टी है जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है उसके बारे में आपको इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें जो सही है वो छांटना है। आपको पता होगा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है ये भारत की, और अधिकतर ये गंगा यमुना के जो क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र वगैरह यानी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उससे निर्मित मिट्टी होती है ये, और सबसे अधिक उपजाऊ भी होती है। ठीक है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है भारत के में। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के तकरीबन 14% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। क्या? नहीं, 14% के करीब नहीं, ये तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाई जाती है। कितने पर? ये संपूर्ण भारत के तकरीबन 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को घेरती है, और प्रतिशत में देखा जाए तो ये तकरीबन 40% हो जाता है। कितना? 40% हो जाता है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है, तो उसके हिसाब से 40% क्षेत्रफल को घेरती है ये। और देखो भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसके लिए आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों की कमी पाई जाती है। याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की कमी पाई जाती है, ये याद रखना अच्छे से। नहीं, पोटास नहीं, पोटास तो कई मिट्टियों में पाया जाता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है इसमें भी पोटास पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। किसकी? जीवाश्म की, याद रखना। पोटास तो पाया भी जाएगा, लोहा भी पाया जाता है, लाल मिट्टी में पाया जाता है लोहा, आपको पता होगा। ठीक है, देखो मिट्टियाँ हैं कुछ आपके सामने, मैं समझा देता हूँ आपको। जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक, उसके बाद पाई जाती है लाल मिट्टी जो तकरीबन 18-20% के क्षेत्रफल पर पाई जाती है। उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के उत्पादन के लिए है, तकरीबन 15% क्षेत्रफल को घेरती है। फिर लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है जो 3-4% के क्षेत्रफल पर, मरुस्थल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी वगैरह इस तरह से कई पाई जाती हैं, याद रखना। ठीक है, तो देखो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें से कि इस मिट्टी में फास्फोरस एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या? तो मैंने अभी बताया था कि भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है, तो फास्फोरस कहाँ से पाएगा? ये तो गलत है, पहला भी गलत है। तीसरा देखो, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी को क्या रेह, थूर, चौपन नामों से भी जाना जाता है। चौथा देख लो इसमें स्टेटमेंट कि यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। मैंने अभी बताया था आपको कि जितनी भी मिट्टियाँ हैं सबसे अधिक उपजाऊ यही मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है यही सबसे अधिक उपजाऊ है, याद रखना। तो ये तो गलत हो जाएगा, तीसरा इसमें सही है।
जलोढ़ मिट्टी के ही नाम है, रेह मिट्टी, थूर मिट्टी और चौपान मिट्टी। ठीक है, याद कर लेना। अब देखो आगे क्वेश्चन है इसमें कि भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम यानी NFCP किस साल में लॉन्च किया गया था? भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम NFCP कब लॉन्च किया गया था? तो इसके बारे में बता दूं आप सभी को कि ये जो लॉन्च किया गया था ना, ये 1954 में लॉन्च किया गया था NFCP। कब? 1954 में। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें सूची आपके सामने दी हुई है, इसमें आपको मिलान करना है कि एक साइड में तो जलवायु का प्रकार दिया हुआ है, एक साइड में प्रमुख क्षेत्र दिए हुए हैं जलवायु से संबंधित। देखो, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु कहाँ पाई जाती है, गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवीय प्रकार की कहाँ पाई जाती है, और शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। अब आपको ये देखना है। देखो, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर अधिक टेम्परेचर होगा, इतना समझ लेना आप। तकरीबन कहाँ पाई जाती है ये? 5-6 डिग्री, ऐसे समझ लो कि उष्ण कटिबंधीय विषुवत रेखा के आसपास से लेकर के और ऐसे 20-25 डिग्री यानी जो अक्षांश होते हैं वहाँ तक पाई जाती है ये। और देखो, उष्ण कटिबंधीय ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, क्या तमिलनाडु के कोरोमंडल में पाई जाती है, क्या प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है, या पश्चिमी राजस्थान है, या जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय सवाना जो वनस्पति है? तो याद रखना, ये जो पाई जाती है ना, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है, क्योंकि वहाँ पर अधिक टेम्परेचर रहता है। मैंने बताया था विषुवत रेखा के निकटतम ही यानी आसपास ही पाई जाती है। और गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो गर्म मरुस्थलों का निर्माण कहाँ पर होता है अधिकतर? देखो, गर्म मरुस्थलों का अधिकतर देखा होगा अपने महाद्वीपों में। महाद्वीपों के जो पश्चिमी साइड होती है ना, उस साइड में अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जैसे ये पवनें चलती हैं यानी मानसून जो चलते हैं पूर्व से पश्चिम अधिकतर चलते हैं, और समुद्र से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो वर्षा में कमी होती चलती है। जैसे आप समुद्र से दूरी में चलोगे अधिक, तो वर्षा में भी कमी होती जाएगी। उसी हिसाब से देखा जाए तो ये मरुस्थल अधिकतर पश्चिमी किनारों में पाए जाते हैं। तो ये गर्म मरुस्थल कहाँ है भारत में? ये पश्चिमी राजस्थान में है, यानी थार का मरुस्थल देखा होगा आपने। ठीक है, और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ है? ध्रुवीय प्रकार तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है ध्रुवीय प्रकार। आपके सामने देखा, ऑप्शन में देख लो कहाँ पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में। और शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, तो याद रखना शुष्क जो उमस वाला मौसम जो अधिकतर रहता है, यानी ये पाया जाता है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल पर पाया जाता है ये अधिकतर। और याद रखना, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे कोरोमंडल तट पर कम वर्षा होती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो समांतर निकल जाती हैं। लेकिन वर्षा कौन सी होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उससे भी, यानी लौटते हुए मानसून से अधिक वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना। तो देखो, इसका मिलान देखना है आपको। पहले का क्या हो गया? ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, और सी का 4, और 4 का 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी। अब देखो, आपके सामने आगे क्वेश्चन है इसमें कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका जिस पर पाई जाती है वह क्या है, इसमें पूछा है। कोरी निवेशिका, निवेशिका को कह सकते हो क्रीक। ठीक है, कोरी क्रीक कह सकते हो, कोरी क्रीक जिस पर स्थित है। तो याद रखना, ये कोरी क्रीक जो है ये पाई जाती है कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में, या फिर ऐसे समझ सकते हो कच्छ के रण में, जो गुजरात का क्षेत्र है ना, उस जगह पर। और ये जो क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी विवादास्पद क्षेत्र भी रहा है, याद रखना। अब देखो आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की नवीनतम, तो देखो अरावली तो सबसे प्राचीन है, पश्चिमी घाट भी प्राचीन है, इसमें यही पूछा है। और देखो, हिमाद्री किसे कहते हैं? हिमाद्री, हिमालय का जो ग्रेट हिमालय का क्षेत्र है ना, उसको ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, क्योंकि हिम माने बर्फ और हिमाद्री यानी ऐसे समझ सकते हो कि वह हर साल यानी 12 महीने कंप्लीट पूरे दिन, सभी दिन पूरे साल ये बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, और ये सबसे नवीनतम है, यानी जो हिमालय वर्लित पर्वत का उदाहरण है। भारतीय जो पर्वतमालाएं हैं सभी में नवीनतम है, और जो अरावली पर्वतमाला है ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो यही पूछा है इसमें, नवीनतम पर्वत कौन सा है? हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत। निम्न में कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, क्या अरावली नहीं है, अप्लेशियन पर्वत नहीं है, यूराल या एंडीज?
सबसे प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। अरावली तो काफ़ी प्राचीन है और इसमें पूछा है जो नहीं है इन सभी के अकॉर्डिंग। देखो इसमें बताऊं मैं आपको कि जो ये यूराल पर्वत है, अरावली पर्वत है और ये अपलेशियन है, ये तो काफ़ी प्राचीन है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा जो वलित पर्वत नवीनतम है ना, वो बता देता हूँ आपके। जैसे अमेरिका का रॉकी पर्वत है, वो भी सुना होगा कि रॉकी पर्वत कहाँ पर है, अमेरिका में। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, सबसे लंबी है विश्व की एंडीज पर्वतमाला। और ऊंची पर्वतमालाओं में देखा जाए तो ये हिमालय पर्वतमाला सबसे ऊंची है, जबकि एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी है। इसके अलावा यूरोप में एक कारपेथियन और एक है पेरेनीज और एक काकेसस भी है, और एटलस है, एटलस अफ्रीका में। और भारत का हिमालय पर्वत भी ये नवीन पर्वत के उदाहरण हैं, याद रखना। और बाकी सभी ये जो अरावली, अपलेशियन और यूराल ये प्राचीन है। तो याद रखना इसका ऑप्शन सी सही है, एंडीज पर्वत इन सभी में नवीनतम वलित पर्वत है। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। अमेरिका और मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इसमें कोलोराडो, अमेजन, मिसिसिपी या रियो ग्रांडे। देखो पीसीएस का जो 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी आया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। तो इसके बारे में बता दूं कि रियो ग्रांडे जो नदी है वो भारत और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे। वैसे तो ये कोलोराडो भी अमेरिका में बहती है, मिसिसिपी भी, और अमेजन बहती है ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो रियो ग्रांडे जो नदी है ये मेक्सिको और इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच रियो ग्रांडे नदी बनाती है। इसके अलावा आपके सामने ये कोलोराडो नदी जो है इसके बारे में बता देता हूँ कि विश्व प्रसिद्ध है एक ग्रैंड कैनियन ये कोलोराडो नदी पर ही स्थित है, याद रखना। और ये कोलोराडो जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये भी पूछा जा सकता है कि कोलोराडो नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में बनाती है, याद रखना। और मिसिसिपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? मेक्सिको की खाड़ी में। और ये पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है, एक डेल्टा है, क्या नाम है उसका? पक्षीपात डेल्टा, उसका निर्माण करती है ये मिसिसिपी। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का है, जो सुंदरबन का डेल्टा है, याद रखना, सुंदरबन का। आगे देखो, इसमें आपको इसमें भी मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, चकवस्त, कैफी आजमी कहाँ कहाँ से संबंधित थे? बताओ। अमीर खुसरो का संबंध किस शहर से था? मिर्जा गालिब, चकवस्त, कैफी आजमी। देखो अमीर खुसरो जो थे ये कासगंज से संबंधित थे। किससे? कासगंज से। मिर्जा गालिब थे ये आगरा से। और चकवस्त लखनऊ या फैजाबाद के क्षेत्र से संबंधित थे, चकवस्त लखनऊ कर दो। और कैफी आजमी आजमगढ़ से। तो देखो ए का तो हो जाएगा आपके सामने कितना? 3 हो जाएगा। मिर्जा गालिब आगरा से 1 हो जाएगा, चकवस्त 2 हो जाएगा और कैफी आजमी 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 देख लो इसमें, 3 1 2 4, तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर आ गया अब इसमें कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी। और इसमें देखना क्या है आपको, जो सही है वो स्टेटमेंट छांटने हैं आपको। क्या उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी? और दूसरा है इसमें, राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1980 में किया गया था क्या? बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1980 में, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। कब किया गया था? 25 जुलाई 1972 को किया गया था, 25 जुलाई 1972 को। ठीक है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, पहला देख लो। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना में डाली गई थी, ये पहला ठीक है। ठीक है, ये पहला ठीक है, दूसरा गलत है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देख लो, केवल एक सही है, पहला ही ऑप्शन ठीक है इसमें। आगे देखो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दधीची कुंड अवस्थित है? दधीची कुंड किस जगह पर है? दधीची कुंड।
देखो दधीची कुंड, दधीची आश्रम, सीता कुंड, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना कहाँ पाए जाते हैं, सीतापुर में, या फिर मिश्रिक, मिश्रिक सीतापुर में जगह पड़ती है, वहाँ पर पाए जाते हैं, याद रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्रिक सीतापुर में पाए जाते हैं ये सभी। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, वो छांटना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई क्या? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की, ये सही है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की 1972 में, ये भी ठीक है। देखो पर्यटन विभाग पहले बना 1956 में और पर्यटन निदेशालय 1972 में, और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में। और उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो याद रखना इसको लागू किया योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कब हुआ इसको लागू, कब किया गया? 16 नवंबर 2022 को। कब? 2022 को किया गया, ना कि 2020 को। तो ये गलत है, और गलत ही पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति कब? 2022 को। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 को। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 1956। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक खेल यानी ODOS योजना के तहत खेल एवं संबंधित जिलों से संबंधित निम्न सूची का मिलान करना है। अब आपको जो उत्तर प्रदेश में एक योजना है, एक जिला एक खेल यानी ODOS, इसके तहत ये मिलान करना है आपको। टेबल टेनिस किस जिले से संबंधित है, यानी किस खेल का, ये किस जिले का खेल घोषित, यानी अलग अलग जिलों ने अपने लिए एक एक खेल चुना था, तो उसी हिसाब से। टेबल टेनिस किस जिले का है, बैडमिंटन किसका है, बॉक्सिंग किसका है, और फुटबॉल किसका है? देखो टेबल टेनिस जो है आगरा, और इसके अलावा आगरा के अलावा कानपुर का भी है। किसका? टेबल टेनिस आगरा और कानपुर, याद रख लेना, कानपुर, ये दोनों जिलों के लिए है। और बैडमिंटन आपके सामने गौतम बुद्ध नगर दिया हुआ है। इसके अलावा ये अलीगढ़ का भी है। किसका? अलीगढ़ का भी आप कर देना आँख मीच करके, बैडमिंटन। बॉक्सिंग कहाँ का है? बॉक्सिंग आपको बता दूं इसमें दिया हुआ है कुशीनगर का, ये बिल्कुल ठीक है। और कुशीनगर के अलावा है बुलंदशहर का। किसका? बुलंदशहर का। और ये फुटबॉल तो हाथरसी है। तो इसका तो ये मिलान सभी सही है, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्या 20 है? इसमें देखना है, सही कथन छांटने हैं आपको, सही कथन छांटना है। हाँ, क्या उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या है 20, ये सही है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है क्या? तो ये भी ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या भी 9 है। और तीसरा है इसमें, उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या 10 है। बताओ। तो याद रखना जो कुल मृदा समूह क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश में, वो 10 ना है, कितने? 8 हैं, कुल 8 हैं उत्तर प्रदेश में। कुल मृदा समूह कितने? 8। ठीक है, देखो कन्फ्यूजन मत होना इसमें कि उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों की संख्या तो 9 है और मृदा समूह यानी मिट्टी के समूह कितने? 8। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, इसमें ऑप्शन देख लो 1 और 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र स्थित है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र है क्या? देखो भाबर जो क्षेत्र है वो तो हिमालय के गिरिपथ में पाया जाएगा, वो दक्षिण में कहाँ से पाया जाएगा उत्तर प्रदेश के? अब देखो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र ही है, सबसे अधिक वेटलैंड भूमि वाला उत्तर प्रदेश का। और ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। और ये यूपी का दूसरे नंबर का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा जिला है, पहला है लखीमपुर खीरी।
ठीक है, याद रखना। और सबसे अधिक तकरीबन यहीं पर जो जैव विविधता यानी वनों का आवरण है सबसे अधिक इसी क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखना। और जो सीमेंट उत्पादक जो खाने हैं यानी जो चुनार डल्ला और कुर्क है, कुछ ऐसा ही नाम है उसका, ये भी उसी से संबंधित हैं, क्या बोले हैं, सीमेंट उत्पादन से। ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक नमभूमि वेटलैंड वाला क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र है। आगे देखो, अब आपके सामने आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश पीलीभीत तथा निकास बलिया से होता है क्या? देखो ये पहला गलत है इसमें, क्योंकि बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है, सहारनपुर से यमुना करती है, और गंगा जो है कहाँ से निकलती है? बलिया से। और यमुना गंगा में कहाँ पर जाकर के मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है, याद रखना, गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है उत्तर प्रदेश में, और शायद 29 जिलों से होकर के निकलती है ये जो है गंगा। यमुना नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, व इसका समापन प्रयागराज में होता है, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, सहारनपुर से प्रवेश करती है और प्रयागराज में उसमें जा कर के मिल जाती है गंगा में। मेरठ व गाजियाबाद यमुना नदी के किनारे हैं, ये गलत है, क्योंकि मेरठ और गाजियाबाद जो हैं हिंडन नदी के किनारे हैं। किसके? हिंडन के। और गाजियाबाद में कौन सा है जो एयरपोर्ट है? हिंडन एयरपोर्ट, याद रखना। तो इसका ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही है। ऑप्शन देख लो, केवल 2, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2 दिए हुए हैं, तो इसका तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का? एक सेकंड, इसमें पूछा क्या है? जो सही नहीं है वो पूछा है, तो इसमें सही तो 1 और 3 नहीं है, बी तो सही है, इसमें 2 तो 1 और 3 इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 3 सही नहीं है, बाकी दूसरा सही है। अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? टोडरमल जो थे अकबर के नवरत्नों में, क्या कोई बता सकता है कि अकबर के जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे? और क्वेश्चन में पूछा है कि टोडरमल जो थे अकबर के नवरत्नों में से वो किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे, ये पूछा है। उत्तर प्रदेश के तो थे ही। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताना है। तो बता दूं इसका सही जवाब है ये टोडरमल सीतापुर के निवासी थे। आपको बता दूं जो अकबर के नवरत्न थे उसमें सबसे फेमस तो आपने पढ़ा होगा महेश दास, जिसका नाम था, यानी उसे बीरबल के नाम से जानते हैं, वास्तविक नाम महेश दास था। उसके अलावा तानसेन भी इसी के नवरत्नों में से एक थे, और जिन्हें रामतनु पांडे भी कहा जाता था। मानसिंह इसके सेनापति थे। किस अकबर के सेनापति का नाम क्या था? मानसिंह। इसके अलावा टोडरमल भी थे जो भूराजस्व मंत्री थे। टोडरमल, यही जो टोडरमल हैं ये भूराजस्व मंत्री थे, और ये सीतापुर के निवासी थे। और अब्दुल रहीम खाने खाना भी थे। अबुल फजल भी थे। तकरीबन कहा जाता है अबुल फजल के बारे में कि ये पूरे दिन में तकरीबन 15-16 किलो खाते थे। इसके अलावा फैजी भी थे, और मुल्ला दो प्याजा भी थे, और फ़कीर अजीउद्दीन भी थे। फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा भी। ठीक है, इस तरह से ये नौरत्न थे इसके। आगे देखो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से किसे डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता प्राप्त है? प्राप्त नहीं है, मान्यता प्रस्तावित है, अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्रस्तावित है। वन्यजीव अभयारण्यों में से किसे डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता प्रस्तावित है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताओ। 82 का। तो इसके बारे में आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता प्रस्तावित है, इसको याद रखना। और ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ना, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भी हिस्सा आता है इसका, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी। और जो ये डॉल्फिन सेंचुरी जो ये प्रस्तावित है, ये जो बनाया जाएगा आगे, पता है कहाँ बनाया जाएगा? इटावा के सहसो क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा। इटावा का सहसो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में। आगे देखो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी की? तो याद रखना इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 83 का, वाराणसी में वाटर टैक्सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो वैसे फिल्म सिटी तो देखा जाए तो बनाई जा रही है नोएडा में, लेकिन ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी है, ये कहाँ बनाई जाएगी? गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में।
ब्रिटिश काल में भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? पूर्ण जनगणना का किसके द्वारा कराई गई थी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना? ये शहर की जनगणना पूछिए, ना कि देश की, याद रखना। तो ये की थी किसने? हेनरी वाल्टन ने। और हेनरी वाल्टन ने किसकी की थी? ढाका की थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है ना, ढाका। पहले ये बंगाल विभाजन से पहले भारतीय क्षेत्र था, यानी भारत के हिस्से में था। तो उसकी जनगणना की थी इसने, पूर्ण शहर की, हेनरी वाल्टन ने। आपको पता होगा कि लॉर्ड मेयो के टाइम से हुई थी भारत की जनगणना, लेकिन वो 10 के आधार पर नहीं थी, 10 के आधार पर ये मेयो ने जो की थी, ये 1972 में की थी। कब? नहीं, 1872 में, 1872 में की थी। और आगे फिर कब से हुई थी ये जो 10 के आधार पर नियमित जनगणना हुई थी? ये रिपन के टाइम से हुई थी। कब? रिपन के टाइम से, लॉर्ड रिपन के टाइम से। अब देखो, राष्ट्रीय जनगणना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि जो ये जनगणना आयोग है, राष्ट्रीय जनगणना नहीं, जनसंख्या आयोग है, सॉरी, जनगणना वही माइंड में रहा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसका गठन क्या 1999 में किया गया? अब इसमें आपको क्या छांटना है? सही ही छांटना है इसमें भी। तो क्या इसमें इसका गठन 1999 में किया गया था राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का? तो आपने पढ़ा होगा, इसका गठन जो किया गया था ना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था, और 11 मई 2000 को किया गया था। कब? 2000 में, ना कि 1999 में। तो ये तो गलत हो जाता है। और यह पहले योजना आयोग के अंतर्गत था, और वर्ष 2005 में इसे पुनर्गठित कर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लाया गया। तो इसका सही, ये दोनों सही हैं, पहला गलत है, याद रखना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3। अब देखो, नई विदेश व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 31 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई। वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक करना है। और इस नीति के 5 स्तंभ में, नई विदेश व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में ये सभी, क्या इसकी जो घोषणा की गई थी 31 मार्च 2023 को की गई थी क्या? और वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक करना है। और इस नीति के 5 स्तंभ में क्या? बताओ। देखो, इसमें आपको ये जो कथन गलत हो ना, वो छांटना है। सही नहीं पूछा है, इसमें गलत पूछा है। आपको बता दूं कि 31 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री थे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कौन थे? पीयूष गोयल। 31 मार्च 2023 को इनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की गई थी, याद रखना। और इसमें 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक करना था। ठीक है, ये भी थी संबंधित इसमें। तो पहले और 2 तो ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा है, इस नीति के 5 स्तंभ में है क्या? याद रखना, ये गलत है, क्योंकि इसके जो स्तंभ थे वो 4 थे। कितने? 4। तो इसके हिसाब से 1 और 2 ठीक है, और तीसरा गलत है। तो इसमें गलत पूछा है, तो केवल 3 गलत हो जाएगा। प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को, तो याद रखना, ये वेकर वक्र कहा जाता है। क्या? वेकर वक्र। याद रखना, प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध को बेकर वक्र के द्वारा नापा जाता है। लॉरेंज वक्र, इसका आप बताना है आपको कि इसके द्वारा क्या मापा जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के अम्बर बॉक्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी अथवा समर्थन को रखा गया है? विश्व व्यापार संगठन WTO के अम्बर बॉक्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी अथवा समर्थन को रखा गया है? WTO के अम्बर बॉक्स में किस प्रकार की सब्सिडी और समर्थन को रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 89 में बताना है आपको। तो इसके बारे में बता दूं, इसमें
उस सब्सिडी को रखा गया है जो व्यापार को विरूपित करती है, यानी जो व्यापार को विरूपित करती है उस सब्सिडी को अथवा समर्थन को रखा गया है WTO के अंबर बॉक्स में। ठीक है, याद रखना। अब देखो, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह स्तर और प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर। इसमें यह पूछा है कि UNDP द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम कौन से हैं। तो देखो, इसके वैसे 3 आयाम हैं, आपको पता होगा। ठीक है, कितने आयाम हैं? 3। तो उसी हिसाब से देखो, क्या स्वास्थ्य है, क्या शिक्षा है, जीवन निर्वाह स्तर है, या प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर है। देखो, स्वास्थ्य और शिक्षा तो दोनों हैं ही, लेकिन इन दोनों में छांटो, जीवन निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर। तो याद रखना, इसमें शामिल करते हैं हम जीवन निर्वाह स्तर को। जीवन निर्वाह स्तर को जैसे रसोई गैस, रसोई ईंधन के स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, घर संपत्ति, ये सभी इसमें आते हैं। शिक्षा में स्कूलिंग वर्ष को, यानी स्कूल के टाइम में जो समय होता है उसको, और स्कूल में उपस्थिति को शामिल करते हैं। और स्वास्थ्य में क्या शामिल करते हैं? पोषण को करते हैं, और बाल मृत्यु को शामिल करते हैं इसमें। ठीक है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह 1, 2, 3 को शामिल करते हैं इसमें UNDP द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, यानी MPI में, याद रखना। तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, आपको पता होगा। याद रखना, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी इसको किसने? याद रखना, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्या? 32 को। और ये जो 32 है, आर्टिकल 32, यही सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में दी हुई है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ही सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, याद रखना। और इसी के तहत रिट जारी करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो रिटें हैं आपको बता दूं, रिटों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये रिटें। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की जो एकमात्र शक्ति है ना, वो रिट जारी करने में ही उसकी उच्च न्यायालय की शक्ति बता रहा हूँ। उच्च न्यायालय की जो शक्ति है, एकमात्र मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। 5 प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, जबकि 6 प्रकार की करता है उच्च न्यायालय। उसमें इंजेक्शन रेट है एक, वो जारी करता है वो जो उच्च न्यायालय है, याद रखना। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग करता है वो। अब देखो, आपके सामने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आर्टिकल 200 के तहत जो विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल रख सकता है। और राज्यपाल जो होता है, याद रखना, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, समझ लेना। और राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है और कभी भी नियुक्त कर सकता है, याद रखना। आगे देखो, केंद्र राज्य विधायी संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंध किस भाग में दिए हुए हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, तो ये सभी होते हैं ना। तो ये भाग 11 में दिए हुए हैं। किस में? भाग 11 में। और भाग 12 में दिए हुए हैं प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। भाग 11 में विधायी संबंध और भाग 12 में प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, याद रखना। इसका जवाब है ऑप्शन सी। और आर्टिकल भी बता दूं इसमें। आर्टिकल कौन सा है? 245 से 255 तक। और प्रशासनिक है 256 से तकरीबन 264 के करीब तक। ठीक है, याद कर लेना। फिर उसके बाद है वित्तीय संबंध यानी आर्टिकल 280 जो है, आर्टिकल 280 वो वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, केंद्र में। अब देखो, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से निर्वाचन आयोग का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? तो बता दूं, इसका सही जवाब है आर्टिकल 324। 324 जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। आर्टिकल 324
सही जवाब है इसका। आगे देखो, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये छांटना है। क्या कानपुर में नगर पालिका परिषद है, गाजियाबाद में नगर निगम है, या लखनऊ छावनी परिषद है, या काकोरी नगर पंचायत है? कौन सा सही नहीं है वो बताओ। देखो, इस क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको कुछ जो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो बता देता हूँ कुछ, कि जैसे आपने देखो इसमें ये पहला दिया हुआ है कानपुर नगर पालिका परिषद, ठीक है, तो ये तो गलत है, ठीक है, यही गलत है। और इसमें ये क्या पूछा है कि जो सुमेलित नहीं है वही पूछा है, ठीक है। तो कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 95, इसका ये नगर पालिका परिषद नहीं है, कानपुर जो है नगर निगम है। क्या है? नगर निगम। और ये भी पता होगा कानपुर में जो नगर निगम है कितने, उसमें कानपुर के उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। कितने? 17। और लखनऊ में नगर निगम भी है। लखनऊ के बारे में बता दूं कि लखनऊ में नगर निगम भी है और छावनी परिषद भी है लखनऊ में, ठीक है। इसमें जैसे ये छावनी परिषद दिया हुआ है, इसके अलावा नगर निगम भी है। और गाजियाबाद ये नगर निगम है, काकोरी है नगर पंचायत। और बता दूं जो प्रशासनिक इकाइयां हैं आपको, कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या तो कुल 75 है, मंडलों की संख्या 18, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने? 5 हैं आपको। आर्थिक संभाग भी पूछे जाते हैं, कितने? 4। और इम्पोर्टेंट ग्राम पंचायतें 59,160 नहीं, सॉरी 163 हैं, 59,163। तहसीलें कितनी हैं? तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में 351। और नगर पंचायत भी पूछी जाती हैं। देखो, नगर निगम बड़े होते हैं, नगर पंचायत छोटी होती है, ठीक है। तो नगर पंचायत कितनी है? 439 है नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद छोटी होती है नगर निगम से, तो ये भी बता दूं ये कितनी है? 198 हैं, ठीक है। और क्षेत्र पंचायतें भी पूछी जाती हैं, कितनी है? 821 हैं क्षेत्र पंचायतें। और न्याय पंचायतें 8,000 कुछ हैं, 8,100 कुछ हैं, याद कर लेना इन्हें और देख लेना। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? सामुदायिक विकास खंड 826 हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रशासनिक इकाइयाँ बताई, सभी को रट लेना। आगे देखो, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। पहला कथन है इसमें कि भारतीय संविधान जो है मूलतः संघात्मक स्वरूप का है क्या। और दूसरा कथन है इसमें कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है आर्टिकल 356 में। बताओ कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है आर्टिकल 356 में नहीं है, यह 352 में। राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन है उसका है 356 में, तो ठीक है। सशस्त्र विद्रोह के अकॉर्डिंग आधार पर लगता है ये। और बाह्य आक्रमण, युद्ध एक सेकंड ठीक है, तो इसमें दूसरा गलत है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप है, ये सही है। तो इसमें कथन सही है और कारण इसका जो बाद में दिया हुआ है रीजन आर, तो वो गलत है। ऑप्शन सी ठीक है इसका। आगे देखो, राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है? बताओ। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 164। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आपको पता होगा अच्छे से। और 164 में भी पूछा जाए तो और अच्छे से बता दूं, 164 के 1 में, ठीक है, समझ लेना इसको और अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे देखो, ये मिलान करना है। MSME से संबंधित समितियों से जुड़ी निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है आपको। एक शायद में कमेटी है और स्थापना वर्ष है। नायक कमेटी कब बनी थी? नायक कमेटी तो याद रखना, नायक कमेटी जो बनी थी 1991 में बनी थी। कब? ए का हो जाएगा 4। और आबिद हुसैन कमेटी ये बनी थी 1995 में, तो बी का हो जाएगा 3। और SL कपूर कमेटी ये बनी थी 1997 में, इसका हो जाएगा 2। और SS कोहली कमेटी ये 2000 में बनी। कोहली कमेटी कब बनी? 2000 में। 4 3 2 1 उल्टा क्रम हो गया इसका, 4 3 2 1, ऑप्शन ए सही है।
अब देखो, विश्व स्तर पर रेशम के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित देशों को उनके स्थान के साथ मिलान करना है आपको, कि देश देखना है अब इसमें रेशम के उत्पादन में। विश्व स्तर पर रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर ये देखो, पहले स्थान पर यानी सर्वाधिक विश्व में जो रेशम का उत्पादक देश है वो चीन है, ठीक है। और भारत कौन से स्थान पर है? भारत दूसरे पर है। उज्बेकिस्तान कौन से पर है? फिर उज्बेकिस्तान तीसरे पर है। और वियतनाम बचा फिर चौथे पर। तो मिलान क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसका भी ऑप्शन बी सही है, इसका भी। आगे देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान भी बोल सकते हो इसे शॉर्ट में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के संदर्भ में आपके सामने कथन दिए हुए हैं, फिर उसमें से ये छांटना है कौन सा सही है। इसका शुभारंभ जो पीएम किसान है, इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से किया गया था क्या? और दूसरा है इसमें, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई। देखो, जब इसका शुभारंभ 2019 को हुआ तो फिर इसका 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई क्या ये? और इसमें सही छांटना है कौन सी है। देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इसका शुभारंभ जो हुआ था 24 फरवरी 2019 को हुआ था, ये तो बिल्कुल ठीक है, कुशीनगर से हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। लेकिन मुझे जो दूसरा ऑप्शन है इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। वैसे तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो तो ठीक है, याद रखना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 24 फरवरी, यानी इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। नहीं, पहला तो गलत है, सॉरी, कुशीनगर दिया हुआ है इसमें। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? गोरखपुर से हुई थी। एक सेकंड, कहाँ से? प्रधानमंत्री जो सम्मान, ये जो पीएम किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, ये कुशीनगर से नहीं, कहाँ से? गोरखपुर से हुई थी। तो इस वजह से ये पहला गलत है, गोरखपुर से, गोरखपुर से, ठीक है, याद रख। हाँ, अब याद आ रहा है कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी गोरखपुर से और इसकी जो प्रभावी तिथि है ना, वो 1 दिसंबर 2018 ही थी। तो ये भी ठीक है, याद रखना। तो इसका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? किस देश में आता है 30% से अधिक? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इजराइल में। उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क हैं। क्षेत्रफल मात्र छोटा सा देश है, उसमें से भी 30% क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय पार्क हैं। अब ये सूची दी हुई है आपको, इसमें भी मिलान करना है। स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण कहाँ है? स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है, याद रखना। ए का हो जाएगा 2। बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा त्रिकोण कहाँ है फिर? बरमूडा त्रिकोण जो बनता है उत्तरी अटलांटिक में बनता है। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है, ये भी ठीक है। और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, चावल का कटोरा, सुदूर पूर्व का, तो ये म्यांमार को कहा जाता है। और रेड बेसिन ये चीन है। ए का 2, बी का 4 और सी का 1। 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखना है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। आगे देखो, इसमें भी आपको मिलानी करना है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा तो फेमस है, आपने पढ़ी होगी अच्छे से। टोडा पाई जाती है तमिलनाडु में। लेप्चा कहाँ पाई जाती है? फिर लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। बीरहोर कहाँ पाई जाती है? बीरहोर पाई जाती है झारखंड में। और गारो जनजाति, गारो पाई जाती है। जैसे गारो खासी जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, उसी के नाम पर वहाँ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो सॉरी, मैंने गलत मिलान कर दिया क्या? बीरोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। और गारो पाई जाती है मेघालय में। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4। 4 3 1 2, सॉरी, दोबारा देखते हैं। नहीं, सबसे पहले 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2।
ऑप्शन बी 3142। निम्नलिखित में कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? घोस्ट टाउन नहीं है, कौन सा ध्वस्त नगर है जो? देखो ऑप्शन में बता दूं कि जो चरखारी चरखारी इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी, चरखारी जो है ये ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है, जबकि धनुषकोडी जो तमिलनाडु में है, कुलधारा उत्तराखंड में है, और लखपत नगर जो है ये सभी ध्वस्त नगर हैं, याद रखना, यानी घोस्ट नगर, घोस्ट टाउन है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखो, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला, कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुजरात के कच्छ जिले में है, एक बंदरगाह है, याद रखना। कांडला जो बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो बता दूं इसके बारे में, ऑप्शन सी सही है इसका, ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन सी सही है इसका। आगे देखो, निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी का श्रेय। तो इसके बारे में बता दूं, इसका सही जवाब है कनाडा, यानी सस्कचेवा कनाडा का शहर है, में यूरेनियम सिटी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? सस्कचेवा, कनाडा में। इसी को दिया जाता है श्रेय इसका। अब आपको इसमें जो सुमेलित नहीं है वो छाटना है। कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन सही है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की पेरिस की, फ्रांस की पेरिस है, और ओस्लो नॉर्वे की है। जर्मनी की कहाँ है फिर ये बताओ। देखो आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो ये सभी ऑप्शन राजधानी के हिसाब से देखें तो वैसे तो सही हैं सभी, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, उसके अलावा जर्मनी की बर्लिन है, फ्रांस की पेरिस है, ओस्लो नॉर्वे की है। लेकिन ये जो बर्लिन है ना, इसकी राजधानी तो है, राजधानी के अलावा ये वहाँ का राज्य भी है, ठीक है, जर्मनी का राज्य भी है ये जो बर्लिन है। इसी वजह से इन सभी से अलग हो जाता है, तो जो अलग है वही छांटना है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। अरविंदो आश्रम कहाँ है? अरविंदो आश्रम तो याद रखना ये पांडुचेरी में है। कहाँ पर? पांडुचेरी में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? श्वेत क्रांति को, श्वेत क्रांति का जनक तो ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का यानी दुग्ध क्रांति का, और MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का। आगे देखो, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? छापर मेला जो है किस राज्य में किया जाता है छापर मेला? तो इसके बारे में बता दूं, ये जो आयोजित किया जाता है ना छापर मेला, कहाँ पर किया जाता है? ये पंजाब में किया जाता है। कहाँ? पंजाब में। आगे देखो, सुमेलित कीजिए, अब आपको सुमेलित करना है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्रीलंका की बताओ। श्रीलंका की है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखो कोलंबो। मालदीव की राजधानी, मालदीव की, मालदीव की है माले। और वर्मा की रंगून, वैसे तो चेंज हो गई हैं इसमें, देख लेना। जिम्बाब्वे की हरारे, और बची मॉरिशस की पोर्ट लुइस, ठीक है। यही मिलाने हैं आपके सामने, देख लेना आप। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 देखो पहले, और सी का 2, तो ऑप्शन ए ही ठीक है इसका। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखो, चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, ये सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन का संबंध है, किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? तो वृक्षों की सुरक्षा से संबंधित है, यानी समझ लेना, जब वृक्षों को काट रहे थे तो इसके वृक्षों के समर्थक उनसे, यानी वृक्षों को अपनी बाहों में लपेट करके उनसे चिपट जाते थे, काटने नहीं देते थे ये।
भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में है? भारतीय भाषा संस्थान, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है बताओ? तो याद रखना ये भारतीय भाषा संस्थान है मैसूर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। भारतीय रेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय, रेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस का मुख्यालय उत्तराखंड में। आगे देखो, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर स्थित है। और ये तांबे की बनी हुई है और इसकी ऊंचाई भी बता दूं आपको, तकरीबन 151 फीट ऊंची है। 151 फीट यानी 22 मंजिल है ये इस मूर्ति, ये जो मूर्ति है 22 मंजिल है। और इसके ऊपर तक पहुँचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। केगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो केगा कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। केगा सिंपल है, का कर्नाटक में और केगा में भी का। भारत के खाली जगह, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, कौन सा शहर है इसमें से? सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। राजगृह कहाँ है? नहीं कुशीनगर, हाँ राजगृह, राजगृह, राजगृह भी उत्तर प्रदेश में ही है। और शिरडी, शिरडी ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, 19 का आंसर। अब देखो तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ, तवांग मठ याद रखना ये है अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? पीटर स्क्वायर, पीटर स्क्वायर जो है ये वेटिकन सिटी में स्थित है। किस में? वेटिकन सिटी में। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला तो ये जुंको तेवई है, जुंको तेवई। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? मेडिकल स्कूल से इतना स्नातक करने वाली तो ये थी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? चॉकलेट बार पहला किसने बनाया था? तो ये बनाया था जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने। अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि कौन है संयुक्त राष्ट्र में? तो ये है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन डी रुचिरा कंबोज। 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया? पेन पिंटर पुरस्कार ये दिया गया माइकल रोसेन को, माइकल रोसेन को। पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? पद्म विभूषण तो 2023 में जो पद्म विभूषण सम्मान दिया गया ये 6 हस्तियों को दिया गया था। कितनियों को? 6 हस्तियों को। और 106 को दिए गए थे पद्म पुरस्कार। याद रखना 106 को पद्म पुरस्कार, 100 और मात्र 6 को दिए गए पद्म विभूषण। देखो सबसे बड़ा भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री, ये 4 पुरस्कार हैं भारत के। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए? PSLV-C56 से तो इसका सही जवाब है सिंगापुर के। किसके? सिंगापुर के 7 उपग्रह। हाल ही में संपन्न सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? सेफ चैंपियनशिप का तो ये जीता था भारत ने, भारत ने जीता था सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब। और बेंगलुरु में हुआ था ये, कर्नाटक की में। और कुवैत को हराया था। किसको? कुवैत को, याद रखना। तो आज की क्लास में इतना ही। अब देखना अपना स्कोर कार्ड कितने सही हुए, अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हों, आपके लिए एग्जाम में यूजफुल लगे हों आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।